सिलेबस स्टार्ट करें फिर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था यार सुबह की क्लास में होते हैं। देखिए कहने की बात तो नहीं है, लेकिन जो अपने लक्ष्य के प्रति सजीव रहता है ना वो सुबह खड़ा हो पाता है। ठीक है, आप 3 लोग ही हो तो बस ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन हमारा काम हम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, सेक्शन के लिए। ठीक है, चलो फटाफट से देखिए पहला क्वेश्चन आज के क्वेश्चन का लेवल देखना कितना फर्स्ट क्लास है। तो हाल ही में क्वेश्चन नंबर पहला, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। चार्ट में लिखा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित जीवन दर्शन व्यक्ति दर्शन राष्ट्र दर्शन आयाम दर्शन। ये 4 किताबों का विमोचन हुआ है इसी साल, ठीक है ना। हाल में बल्कि अभी शायद अप्रैल में हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आधारित जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके द्वारा किया गया है, इसका नाम है किशोर मकवाना। इसके द्वारा किया गया है, इसके राइटर कौन है? किशोर मकवाना। ठीक है, ये वाली बात आप क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 4 पुस्तकें, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन, आयाम दर्शन, ईश्वर मकवाना के द्वारा क्या करी गई है, लिखी गई है। ठीक है ना। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, वो नया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके आने की संभावना है इस बार, ठीक है ना। चलेगा। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। annihilation of caste। अगर हिंदी में आता है तो ऐसा आएगा, जातियों का अंत, जातियों का अंत। ठीक है, ये आपका हो गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत। ठीक है, जो कि भीमराव अंबेडकर जी ने स्वयं अपने आप पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद 32 को, संविधान में आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा कहा है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है उसको चैत्य भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य भूमि। जो कहां पर है? नागपुर में। कहां पर है? नागपुर में। ये कौन सा मुझे आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी आपके महापुरुषों के जन्म स्थल आए हैं आज साल में, उनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। ठीक है ना, चलेगा। इसी के साथ थोड़ी और बात कर लेते हैं। 32 के बाद आते हैं इस पर अनुच्छेद नंबर, इसे बनाओ 226 226। अनुच्छेद 226 में क्या है ये आप बताओ, ठीक है ना। ये आपका अनुच्छेद 32 हो गया। उसके बाद 226 में कुछ इससे रिलेटेड है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा क्या था आपका संविधान संशोधन नंबर 42, यानी 42 का संविधान संशोधन, ये भी याद रखना है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, लघु संविधान भी इसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखना है, ध्यान रखना है। विश्वास बाकी चीज से रिलेटेड है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फटाफट लीजिए, पहले क्वेश्चन में चलते हैं।
हाई कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। मौलिक अधिकार के लिए हाई कोर्ट की शरण ली जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई आवाज नहीं आ रही है शिवानी भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ बताओ, आवाज तो आ रही है ना? आवाज तो आ रही होगी, मेरी साइड से सब कुछ क्लियर है। ब्लूटूथ भी चल रही है, ठीक है ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ। हो गया, आगे चलें फिर। चलिए भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन से मैंने आपको 5 क्वेश्चन और करा दिए, 5-6 क्वेश्चन। ऐसे हमारे क्वेश्चन रोज ही चलते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिएगा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। एक्सप्रेस तो ट्रेन होती हैं, तो मिताली एक्सप्रेस क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई है। तो मिताली एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो कि हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, चलाई गई है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ी बातें क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, दादा आपने मुझे बताई थी। बांग्लादेश की करेंसी टका होती है। और बांग्लादेश की जो हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जिनके पिताजी कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जिनको बंगबंधु की उपाधि दी गई है। और उनको ही क्या कहा जाता है, उनको ही आधुनिक बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं मिताली की। तो मिताली राज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ओडीआई में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में महिलाओं की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला कौन है, मिताली राज है। ठीक है ना, ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है ना, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार का, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां, प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान हाल ही में उत्तर प्रदेश में बन रहा है। कहां पर बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है। तो अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहां पर बन रहा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बन रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये बन रहा है। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है ना, अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान नया उद्यान ये आपका बनेगा। ठीक है ना, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। ठीक है ना, ग्रैंड मास्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, शतरंज से रिलेटेड है ग्रैंड मास्टर, है ना। तो पहले इसके बारे में बताता हूँ कि विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, अभिमन्यु मिश्र। अभिमन्यु मिश्र जो है सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, मतलब शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं सबसे युवा विश्व में, अभिमन्यु मिश्र। ठीक है ना, और अभिमन्यु मिश्र कितनी एज के हैं, मात्र 14 वर्ष की आयु के हैं। आयु कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये ध्यान रखना है। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, अभिमन्यु, मतलब 14 साल की उम्र में ये लड़का विश्व का ग्रैंड मास्टर है। और मैंने आपको अभी परसों एक क्वेश्चन लिखवाया था कि ऋत्विका श्री माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची है, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है ना, और मात्र 9 साल की है। तो ये छोटे छोटे बच्चे जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो क्या पे थोड़ा सा पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना, तो विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, अभिमन्यु मिश्र। ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे होता है, शतरंज से होता है। आपके सबसे पहले विश्व के ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, जो भी शतरंज के खिलाड़ी हैं। कोनेरो हम्पी आपको ध्यान रखनी है, शतरंज की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है। और क्या ध्यान रखना है कि विश्वनाथन आनंद ने
एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम है उसका, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ मुझे क्या पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका ऑपरेशन ऑक्सीजन। ऑपरेशन ऑक्सीजन किस कारण चलाया गया था? समझ गए होंगे आप लोग कि ऑपरेशन ऑक्सीजन तो एक ही कारण हो सकता है, ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया गया था किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑक्सीजन किस कारण चलाया गया था? कोविड-19 से बचाव के लिए। कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी लोगों को, तो कोविड-19 के लिए आपका ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया गया था, ठीक है ना। इसी के अलावा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल स्टार्ट करी थी हरियाणा सरकार ने, ठीक है ना। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स में ज्यादा कुछ नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर को एक जगह से दूसरे स्थान पर, मतलब जहां भी आवश्यकता है वहां पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था, किसके द्वारा? ट्रकों के द्वारा, है ना। तो हरियाणा सरकार ने उसका नाम दिया था ऑपरेशन ऑन व्हील्स। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है दो और, वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑक्सीजन तो हो गया कोविड-19 का। एक ऑपरेशन होता है आपका ऑपरेशन लोन बरातू। ऑपरेशन लोन बरातू, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक ऑपरेशन और है आपका ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। जो ऑपरेशन लोन बरातू था ना भाई, ये छत्तीसगढ़ में चलाया गया था नक्सलियों को हटाने के लिए। ऑपरेशन लोन बरातू बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन। ऑपरेशन लोन बरातू छत्तीसगढ़ में चलाया गया था नक्सली हमले से बचाव के लिए, नक्सलियों को मारने के लिए। और ऑपरेशन मेघदूत आपको चलाया गया था कहां पर? सियाचिन में। सियाचिन में क्या है ये आपको पता ही है, ठीक है ना। सियाचिन में क्या हुआ है ये आपको पता ही है। तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन युद्ध के लिए चलाया गया था, और ऑपरेशन लोन बरातू छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। केवल नाम याद रखना है कहाँ चलाया गया था, ठीक है ना। चलेगा, फटाफट लिखिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन आप खुद ही कह सकते हैं कि हाँ भाई इनमें से कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं है, सारे काम के हैं। भारत कोरिया मित्रता पार्क, हाल ही में भारत कोरिया, भारत कोरिया मित्रता पार्क, मित्रता मित्रता पार्क कहां पर खोला गया है? हाँ, कहां पर खोला गया है? तो उत्तर है इसका नई दिल्ली। नई दिल्ली। भारत कोरिया मित्रता पार्क कहां पर खोला गया है भैया? नई दिल्ली में आपका खोला गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नई दिल्ली के बारे में एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ के आपके मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हो सकती हैं? केवल 10% हो सकती हैं। ओवरऑल जो आपका इंडिया है उसमें सब राज्यों में कितनी होती हैं? 15% होती हैं। दिल्ली में केवल कितनी है? आपके 10% है, यानी कि केवल 7 सीट ही किसकी है? लोकसभा की ओवरऑल यहाँ पे है। ये बात हम क्या रखनी है ध्यान में? 7 आपके मंत्री हैं, ओवरऑल 70 सीटें हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलेगा, अब बात करते हैं कोरिया के बारे में। तो कोरिया दो प्रकार का है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इन दोनों के बीच में जो संधि है उसका कितने डिग्री है? 38 डिग्री की संधि होती है, ठीक है ना। ज्योग्राफी के वर्ड्स एक्चुअली मुझे थोड़े ध्यान कम रहते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि 38 डिग्री क्या है। इन दोनों को बांटने वाली जो रेखा है वो कितनी है? 38 डिग्री अक्षांश है से। तो आप देख लेना एक बार, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री अक्षांश आपकी क्या है? रेखा है। इसके अलावा अपने कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। इनके बीच में, किन के बीच में है ये, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है कि मामी, माँ, मी, मिली, मिली, ठीक है, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। मामी मिली अंडमान निकोबार में, यानी कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल, और अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल होता है, ठीक है। तो मामी मिली अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। मामी पे मत जाना, ठीक है, केवल इस बात पर ध्यान रखना कि हमें याद होना चाहिए। तो मामी मिली अंडमान निकोबार में, मामी मतलब मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से अलग हो जाते हैं,
आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल से, और अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग हो जाते हैं। ठीक है, आप फटाफट इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आधे क्वेश्चन हो गए आज के। माइंड मास्टर, वेरी गुड। ठीक है साहब, आगे चले, चलिएगा। अब इन क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे हम एक बार, ठीक है ना। ये 6 क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना की पहली पशु वैक्सीन, इंसानों के लिए तो ठीक थी, पशु वैक्सीन, हाल ही में कोरोना की पहली पशु वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आंसर आप एकदम याद कर लेंगे, रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा पशु वैक्सीन भी तैयार की गई थी। ठीक है ना। अब क्योंकि रूस आ गया, कोरोना आ गया, तो फटाफट मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा। ठीक है ना। तो कोरोना की पशु वैक्सीन, पहली पशु वैक्सीन भी किसके द्वारा दी गई थी? रूस के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है ना, चलेगा। उनको ऊपर वालों को हटा रहा हूं मैं, ताकि आपको थोड़ी बातें बता सकूं। चलेगा। तो रूस, अब कोविड-19 के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया पहली जो वैक्सीन थी वो भी रूस के द्वारा दी गई थी। नाम था स्पुतनिक, स्पुतनिक वी। ठीक है। और स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज वैक्सीन है, स्पुतनिक लाइट। ठीक है, ये दोनों किसके द्वारा दी गई हैं? रूस के द्वारा दी गई हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बनाई गई है, समझ सकते हो आप। दूसरा आता है अपने भारत की कोविशील्ड। इनसे क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, कोविशील्ड, ठीक है, किसने बनाई थी? आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनवाई है। ये मैंने आपको लिखवाया था पहले भी, जब मैंने बायोलॉजी में आपको पढ़ाए थे। सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। इसके जिस समय हेड है, सीईओ हैं, उसका नाम ध्यान रखिएगा, आधार पुणेवाला या आधार पुणेवाला, आधार पुणेवाला। ठीक है, पुणे से याद रखना। ये इंस्टीट्यूट कहां पर है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है। ठीक है ना, चलेगा। ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। सीरम इंस्टीट्यूट आधार पुणे वाला कहां पर है? पुणे में ही है। सीरम इंस्टीट्यूट कहां पर है? पुणे में ही है। इन्हीं के पिताजी हैं आधार पुणे वाला के, साइरस पुणे वाला। इन्हीं के पिताजी हैं, है ना, साइरस पुणे वाला, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी। साइरस पुणे वाला, साइरस पुणे वाला। ठीक है, साइरस पुणे वाला को हाल ही में, ये क्वेश्चन बन सकता है, साइरस पुणे वाला को हाल ही में लोकमान्य पुरस्कार, लोकमान्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकमान्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? साइरस पुणे वाला को, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक थे, है ना, आधार जी के पिताजी थे। लोकमान्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविशील्ड किसने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। और कोविशील्ड के बारे में ध्यान रखना, ये आपकी सक्रिय वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? सक्रिय वैक्सीन है। सक्रिय का मतलब क्या है? इसके अंदर जो जीवाणु हैं वो सक्रिय हैं। ये एकमात्र सक्रिय वैक्सीन कौन सी है? कोविशील्ड है। ठीक है ना, चलेगा। इसके बाद चलते हैं किस पर? कोवैक्सीन पर। कोवैक्सीन किसने बनाई थी? भारत बायोटेक, भारत बायोटेक, भारत बायोटेक ने क्या बनाई है? कोवैक्सीन बनाई है। ठीक है ना, चलिए इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और कोवैक्सीन कैसी है? एक निष्क्रिय वैक्सीन है,
निष्क्रिय बैक्टीरिया से मिलकर बनी हुई है, एक निष्क्रिय वैक्सीन है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट पूछ ले कोविशील्ड का तो 90% रिजल्ट है, और इसका रिजल्ट पूछ ले तो इसका रिजल्ट 80% है, ठीक है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक वैक्सीन और ध्यान रखिएगा, ज़ाइकोव डी। ज़ाइकोव डी ये पहली, विश्व की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, डीएनए आधारित वैक्सीन, विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन होती है, ठीक है जी। डीएनए आधारित वैक्सीन होती है, कौन सी, ज़ाइकोव डी। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है ना। डीएनए में कितने गुणसूत्र होते हैं आपके, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, सॉरी 22 जोड़ी या 23 जोड़ी गुणसूत्र आपके होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो डीएनए बेस्ड वैक्सीन कौन सी आपकी, ज़ाइकोव डी आपकी डीएनए बेस्ड वैक्सीन होती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें, लिख लीजिएगा आप इसको, इतना मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी अच्छा क्वेश्चन है। 14 लेन का एक्सप्रेसवे हाल ही में कहां पर स्टार्ट किया गया है, 14 लेन का एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेस नहीं है, ये एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे मतलब बहुत तेज गाड़ी चलती है, एक्सप्रेसवे कहां पर स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना, अभी स्टार्ट हुआ है 2 महीने पहले। तो ये आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, बहुत शानदार बना हुआ है, गया हूं मैं इस पर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। तो 14 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ, देखो अपने उत्तर प्रदेश के आसपास 14 लेन का एक्सप्रेसवे होना बहुत बड़ी बात है। तो 14 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया गया है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन देखिए तो जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र, कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र, कृषि आधारित, कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर बनाने की बात की गई है या कहां पर बनेगा। तो पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में बनाने की बात की गई है, कहां पर, राजस्थान में बनाने की बात की गई है। तो पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर बनेगा, राजस्थान में बनेगा, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी क्या होती है, जयपुर होती है। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क बड़े फेमस हैं, कौन कौन से, पहला है आपका केवलादेव, केवलादेव, दूसरा है रणथंबोर, रणथंबोर, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, तीसरा है आपका मुकुंदरा हिल्स। तो केवलादेव, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और अगर ज्यादा डीप क्वेश्चन जानना चाहे तो जा सकता है कि बच्चों के लिए निःशुल्क जो आपके कोचिंग की व्यवस्था है वो राजस्थान सरकार ने भी करी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी करी है, ठीक है ना। अभ्युदय योजना की बात करें अगर, अभ्युदय योजना तो राजस्थान की है, और अनुप्रीति योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है ना, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है इसके अलावा, ठीक है ना। चलेगा फटाफट लिखिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, जगह कम बच गई है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है भाई, तो राजस्थान में केवलादेव, रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पहला, देखिए पॉइंट क्वेश्चन देखिए आप, पूर्ण विद्युतीकृत, पूर्ण विद्युतीकृत
रेलवे जोन, रेलवे जोन किसमें बनाया गया है? हाल ही में पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन, मतलब पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित रेलवे जोन किसको बनाया गया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे जोन, पश्चिम मध्य रेलवे जोन को हाल ही में पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बनाया गया है। ठीक है ना? चलिएगा फटाफट लिखिए। एक क्वेश्चन आपसे यह है कि भारत में कितने रेलवे जोन है? तो भारत में मेरे भाई 18 रेलवे जोन है। ठीक है, और हाल ही में रेलवे का महानिदेशक किसे बनाया गया है? मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि रेलवे का जो महानिदेशक है इस समय अध्यक्ष है वो किनको बनाया गया है। ठीक है ना? चलेगा, फटाफट आप बताइएगा। इतना मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला कमेंटेटर। देखिए, महिला भी है और पहली भी है। पहली महिला कमेंटेटर, कमेंटेटर मतलब जो मैच में बोलते फिरते हैं ना, वो पहली महिला कमेंटेटर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो पहली महिला कमेंटेटर थी आपकी चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू, इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू थी जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पहली महिला एम्पायर कौन थी? आपकी पोलोसोक। ठीक है ना, पोलोसोक थी, आपको ध्यान रखना है। और पहली आपकी महिला रेफरी कौन थी? SGS लक्ष्मी। ठीक है ना, ये बात क्या रखनी है आपको? ध्यान में रखनी है। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन आज का, सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, यहाँ लिख देता हूँ, ये जगह खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, सत्याग्रह, सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन अभियान, अगेंस्ट पॉल्यूशन अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन अभियान जो है आपका वो गुजरात सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन। इसके अलावा गुजरात से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। गुजरात का ही एक गांव है कुनरिया, गुजरात का एक गांव है कुनरिया, जो कि 100% वैद्युत से चलने वाला गांव है। ठीक है, सारे काम इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। ठीक है ना, कुनरिया गांव 100% वैद्युत से चलने वाला गांव है। इसके अलावा गुजरात में ही आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगी हुई है वो कहाँ पे लगी हुई है? आपकी गुजरात में लगी हुई है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे है ये। ऊंचाई है इसकी 182 मीटर। ठीक है जी, और इसको बनाने वाले वास्तुकार कौन है? राम सुतार, राम सुतार इसको बनाने वाले कौन है? वास्तुकार हैं। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के। इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसको कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसको कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, और आपके और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इससे? राम सुतार। और किस द्वीप पर है? हाँ, द्वीप का नाम याद रखिएगा, साधु बेट द्वीप, साधु बेट द्वीप पर ये आपकी मूर्ति लगी हुई है। ये क्वेश्चन आपको क्या रखने हैं? ध्यान रखना है गुजरात से। ठीक है ना, गुजरात में नेशनल पार्क कौन से हैं? गुजरात में गिर और ब्लैक बग। ठीक है, गिर और ब्लैक बग, ब्लैक बग आपके नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है ना, तो इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में काफी रहेगी, जो आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है ना, गिर और ब्लैक बग।
सुनीता, सुनीता कौन है? ठीक बात है, रेलवे बिल्कुल ठीक, चलेगा, कंप्लीट लिख देना, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, चलो। तो सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन गुजरात का है। गुजरात में गिरोह ब्लैक बग आश्रदान होते हैं। कुनरिया गांव 100% वैद्युतीकृत हो जाता है आपका। सरदार वल्लभ भाई पटेल 182 मीटर की मूर्ति होती है, नर्मदा नदी के किनारे पर है, राम सुल्तान ने बनाई है, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कहा जाता है और साधु बेट द्वीप पर ये बनी हुई है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका करंट अफेयर्स का मामला। इसका करंट अफेयर्स का मामला फटाफट एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए फटाफट कैसे होगा। चलिए भाई देखिए साहब, ये रही आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन, आयाम दर्शन किसके द्वारा लिखी गई है आपके, ध्यान रखिएगा, किशोर मकवाना के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही में आया है ना, मुझे ध्यान आ गया, किशोर मकवाना के द्वारा। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई है। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में, ठीक है ना। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मिश्रा जी बने हैं, अभिनव मिश्रा जी, ठीक है ना, चलेगा। अभिमन्यु मिश्रा जी। ऑपरेशन ऑक्सीजन किसकी पहल है? भारत सरकार की पहल है कोविड-19 के लिए, ठीक है ना। तो भारत कोरिया मित्रता पार्क कहां पर बनने वाला है? न्यू दिल्ली में बनेगा, नई दिल्ली में बनेगा। कोरोना पशु वैक्सीन, कोरोना की पशु वैक्सीन रूस के द्वारा बनाई गई थी। 14 लेन का एक्सप्रेसवे अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान। पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे जोन। पहली महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन गुजरात का क्या है आपका? पॉल्यूशन आपका सत्याग्रह है, या फिर एक तरीके से कह सकते हो मिशन है, ठीक है ना, चलेगा। ये क्वेश्चन थे आपके 12। आप क्वेश्चनों का लेवल देखिए, ठीक है, क्या लेवल रखा जा रहा है, ठीक है, आप समझ सकते हो। मेहनत बराबर चल रही है आपके लिए, बाकी कहानी आपको देखनी है। अब जैसे कि मैंने कल रात आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी आधुनिक भारत की हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, लेके भी आया हूँ। अब जरा जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा था वो व्यक्ति है क्या? यहाँ हाथ खड़ा करो जरा। चलिए फिर आप 2 मिनट का रेस्ट करिए, इतना मैं फटाफट इसको हटा के दूसरी जगह आपकी स्लाइड सेट करता हूँ, ठीक है ना। 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं।
कुछ नहीं हुआ है, तो थोड़ा समय लिया है भैया, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना हमारे पास, तो हाथ से लिखना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए भाई स्टार्ट करें फिर। आवाज आ रही है, बताओ जरा, आवाज तो आ रही है ना? फटाफट कमेंट करो, हाँ या ना, आवाज के लिए। ओके साहब, देखिए फटाफट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ये कुछ आधुनिक भारत की आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और एसएससी का रोल रहा है कि वो आधुनिक भारत से ऐसी डेट्स से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 2 डेट्स पूछी गई थी। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका सन 1905। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में आपको पता हो बंगाल विभाजन की घटना हुई थी। ठीक है ना, बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कारण क्या है, ये तो नहीं बता सकता क्योंकि डीप नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, केवल एग्जाम ओरिएंटेड मैंने भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो बंगाल विभाजन की घटना हुई थी, डीप के लिए आपको पता है, मनीष सर अपने फर्स्ट क्लास सब बता देते हैं आपको। ठीक है ना, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है ना, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है ना, जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय यहाँ का जो गवर्नर जनरल था, जो वायसराय था, जो भी हो, वो कौन था? आपका कर्जन था। बस इसको ध्यान रखना है, क्या था? कर्जन। जो भी था यही था, है ना। बड़ा आसान है याद रखना इसको कि 1905 का सन तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। कर्जन, कर्जन मतलब कर्जा। जब कर्जा हो जाता है ना तो हर चीज का विभाजन हो जाता है, घर वर सब बिक जाता है, सबका विभाजन हो जाता है। तो 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा हुआ था। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1907 में होता है भैया सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सूरत अधिवेशन। ठीक है ना, रिवाइज करेंगे अभी 2 मिनट में, फटाफट उठ जाओ, पहले पूरा लिख लें। ठीक है ना, 1907 में क्या होता है आपका? सूरत अधिवेशन होता है। अरे कैसे भाई, क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन में 2 दल बने थे आपके, नरम दल और गरम दल। ठीक है ना, वो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है ना, दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए आपके सूरत अधिवेशन में। अब आता है 1919 में। 1919 में आपका मार्ले मिंटो एक्ट आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जाता है नाम वाले ये सारे। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था। 1909 में आया था आपका मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है ना, ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। फिर आता है 1911। 1911 में आपका दिल्ली दरबार की घटना होती है। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। ठीक है, बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार में क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। कि बंगाल विभाजन जो हुआ था ना आपका, उसको आपके दिल्ली दरबार में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और दिल्ली को उस समय राजधानी बना दिया गया। दिल्ली को राजधानी बना दिया गया आपके भारत की। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। 1915 की घटना से लेकर आगे तक की घटनाएं धमाधम सारी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1915 में गांधी जी वापस आते हैं। गांधी जी वापस आए। कहां से आए? साउथ अफ्रीका से आए। कहां से आए? साउथ अफ्रीका से आपके गांधी जी वापस आ जाते हैं। और आते के साथ ही 1916 में सबसे पहले क्या होता है आपका? लखनऊ अधिवेशन होता है। क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में। लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, और किसकी अध्यक्षता में होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ अधिवेशन जो होता है, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजमूदार, मजमूदार। ठीक है जी, तो 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। 1917 में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह हुआ, इसका नाम है आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सत्याग्रह से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सन 1917 में हुआ था। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह में भाग लिया था। कौन सा था वो? आपका चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं 1919। बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं 1919 की। पहला बात तो सबको ध्यान होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग नरसंहार, जनरल डायर। ठीक है ना, बहुत ही जलील घटना एक प्रकार से। ठीक है ना। उसके बाद आपका आपका शायद क्या था इसमें, चेक कर लेता हूँ जो। हाँ बिल्कुल, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक था मेरी बात, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में ही क्या हुआ था? आया था। और इसके साथ ही रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट भी आया था।
रोलेक्ट एक्ट भी 1919 में ही आया था। ठीक है ना, ये बताओ क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो 1919 की घटना इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों हो जाती है? तीन चीजें एक साथ एक ही साल में हो जाती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आता है, और रोलेक्ट एक्ट भी पारित हो जाता है। ठीक है ना, ना अपील ना दलील का कानून होता है, किसी कोई नहीं सुनता, सीधा अपने अपने में लगे रहते हैं सब इसके अंतर्गत। ठीक है ना, चलेगा। इसके बाद आता है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आता है आपका 1920 का। 1920 में होता है आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है। एक दूसरे से कनेक्ट करने का प्रयास करना आप इसको, ठीक है ना, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। 1920 में आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया और आपके गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। क्वेश्चन आएगा कि केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने किस आंदोलन के अंतर्गत त्याग दी थी? तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत त्याग दी थी केसरे हिंद की उपाधि। केसरे हिंद की उपाधि क्या की थी? आपके त्याग दी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलेगा। अब ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साल हो गए। फटाफट इसके रिवाइज करते हैं कि रिवाइज बहुत आवश्यक है। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, करजन के समय हुआ था। 1907 में आपका क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना। 1909 में आपका मार्लेमेंटो एक्ट आया था, अधिनियम आया था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1915 में आपके गांधी वापस आते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1919 में जलियांवाला बाग, रोलाइट एक्ट और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आता है। और 1920 में असहयोग आंदोलन होता है और महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। ठीक हो गया, सारी बात समझ में? चलेगा। ये वीडियो 1 2 बार देख लेना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे सारे। चलिए चलिए भाई 1922 में चलते हैं। 1922 में बड़ी प्यारी घटना हुई थी, इसका नाम है, आप जानते हैं, चौरा चौरी कांड। याद रखना बड़ा आसान है। देखो, चौरा चौरी, चौरी चौरी, ठीक है, और 22 22 2 2 एक जैसे हो रहे ना, ये 2 2 चौरा चौरी। ठीक है ना, इजीली आप याद रख लेना, मैंने भी ऐसे याद रखा। ठीक है ना। तो 1922 में कौन सी घटना होती है आपकी? चौरा चौरी घटना होती है। ठीक है ना। और इसी के बाद चोरा चोरी घटना में क्या हुआ था? वो पुलिस वालों को फूट देता ना एक उसमें। इसी के कारण 2020 में जो ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 2022 में चोरा चोरी घटना के कारण इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, क्योंकि घटना बहुत भयानक थी, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है 1923। 1923 में स्वराज पार्टी बनती है। क्या बनती है? उन्नीस सौ तेईस में क्या बनती है आपकी एक पार्टी? स्वराज पार्टी बनती है। स्वराज पार्टी कई बार क्वेश्चन पूछा गया स्वराज पार्टी से, ध्यान रखिएगा। 1923 में स्वराज पार्टी बनती है। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू जी, है ना जी। मोतीलाल नेहरू के बारे में आपको जानकारी होगी। इसके मतलब इन दोनों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। ठीक है ना। 1925 काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, और इसको करंट से जोड़ दो तो 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो इसको करंट से अगर आप जोड़ दें तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। काकोरी ट्रेन एक्शन को कर दिया गया है। ठीक है ना, चलेगा। 1927 में क्या हुआ था आपका? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। किसका? साइमन कमीशन। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। ठीक है, और ये कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। ये कमीशन भारत पहुंचा कब? 1928 में। ठीक है ना। 1929 में देखते हैं क्या हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है, थोड़ी ज्यादा। तो 1929 में क्या हुआ था आपका? लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये बात इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता में कौन थे? नेहरू जी थे आपके। ठीक है जी, जिनका जन्मदिन भी
मनाया जाएगा कुछ जगहों पर, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन में क्या बात इंपॉर्टेंट रही है, इन्होंने स्वराज की मांग की थी। स्वराज का मतलब, स्वराज की मांग तो पहले भी करी थी, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर उठाई गई थी आपके लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना। 1930 क्यों इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च के लिए, दांडी यात्रा के लिए आपका 1930 इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा जो है आपकी साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है, कब, 12 मार्च 1930 को, इसलिए इसको दांडी मार्च कहा गया, ठीक है ना। मार्च से याद रखना, मार्च में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। दूसरी बात 6 अप्रैल तक चलती है, 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक चलती है, दांडी नमक कर आंदोलन के विरोध में ये वाली बात आपकी चलती है। गांधी जी ने इसका क्या कहता, नेतृत्व किया था, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा दांडी मार्च और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था, कब, 1930 में ही, ठीक है। 1931 की बात करते हैं। 1931 में आपका पूना पैक्ट होता है, क्या होता है, पूना पैक्ट समझौता होता है। पूना पैक्ट किस किसके मध्य हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आज हमने यही लिया है, ठीक है ना। पूना पैक्ट कहां पर हुआ था, पुणे की यरवदा जेल में हुआ था, पुणे की यरवदा जेल में। तो आपको ध्यान देना है, पूना, पुणे, यरवदा जेल, ठीक है ना। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, चलेगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा बहुत भयानक घटना भी एक रही यहाँ पर, भगत सिंह, भगत सिंह, अरे एक सेकंड, पूना पैक्ट थोड़ी है ये, क्या हो रहा है यार भाई। 1931 में होता गांधी इरविन समझौता, सॉरी सॉरी, वो दिमाग से मेरे स्लिप हो गया था, गांधी इरविन समझौता। मैं सोच रहा मैंने ये भगत सिंह के साथ ये कैसा आ गया, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है ना। गांधी इरविन याद रख लेंगे आप, ई से इरविन और ई से 31, ठीक है ना। भगत सिंह, राजदेव और आपके राजगुरु और सुखदेव को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी इसी दिन, ठीक है ना। और इसी के साथ आपका कराची अधिवेशन भी 1931 में हुआ था। क्या हुआ था आपका, कराची अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, कराची अधिवेशन। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, क्योंकि कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी ना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करी थी, इसकी अध्यक्षता करी थी। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। 1932 में क्या होता है, 1932 में होता है पूना पैक्ट। अभी मैंने आपको बताया पूना पैक्ट के बारे में कि पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था, ठीक है ना। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, चलेगा। तो फटाफट रिवाइज करते हैं आपका। 1922 चौरा कांड, असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया। 1923 स्वराज पार्टी बनती है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है ना। ये मिलकर ये पार्टी बनाई है। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है, इसका नाम हमारे मुख्यमंत्री जी ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है हाल ही में। 1927 साइमन कमीशन बनता है। 1928 वो साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। 1929 लाहौर अधिवेशन होता है, स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग इसमें करी जाती है और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं 1929 की, ठीक है ना। 1930 में दांडी यात्रा होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और 1931 में गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह, राजदेव, सुखगुरु जी को फांसी और कराची अधिवेशन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 1932 में आपका पूना पैक्ट होता है, जो कि यरवदा जेल पुणे में अंबेडकर साहब और गांधी जी के मध्य होता है। अब बात करते हैं 1935 का अधिनियम, ठीक है। तो 1935 का जो अधिनियम है वो आपको ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम। कई बार पूछा गया है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, संविधान में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना, चलिएगा। 1942 में आया था आपका क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी जी ने आउटडेटेड चेक कहा था। क्या कहा था, आउटडेटेड चेक कहा था, किसको, क्रिप्स मिशन को। ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। 1946 में आपके संविधान सभा का निर्माण हुआ था 1946 में। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कैबिनेट मिशन, बिल्कुल ठीक बात, वही बात है, कैबिनेट मिशन बनता है, कैबिनेट मिशन आपका बनता है कब, 1946 में।
संविधान सभा की बैठक होती है, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को होती है और दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है ना, 1947। और आपको पता है 1947 में क्या होता है, आपका देश आपका आजाद हो जाता है, ठीक है, 1947 में आपका। इसके अलावा आपका माउंट बेटन घोषणा पत्र ध्यान रखना है इसमें, ये सबको पता है, हमें क्या ध्यान रखना है, माउंट बेटन घोषणा पत्र, माउंट बेटन घोषणा पत्र, यानी कि भैया हमने भारत को क्या कर दिया, आजाद कर दिया। माउंट बेटन घोषणा पत्र 1947 में आता है, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम भी इसको कह सकते हो आप। और 1949 26 नवंबर 1949 संविधान का अंगीकृत किया जाता है, संविधान को अंगीकृत किया जाता है और 1950 में आपका संविधान लागू हो जाता है, संविधान लागू हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने की संभावना होती है, ठीक है साहब। चलिए रिवाइज करते हैं फटाफट। तो 1945 में भारत शासन अधिनियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1942 क्रिप्स मिशन, ठीक है ना, आउटडेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी जी ने इसको। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 1947 में माउंट बेटन घोषणा पत्र आता है। 1949 में आपका 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, संविधान को आपको ग्रहण कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है और 1950 को आपका संविधान लागू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे, मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है ना। चलिए फटाफट एक बार रिवाइज देख लेते हैं, उसके बाद क्लास कंप्लीट करते हैं। तो 1905 में आपका बंगाली विभाजन कर्जन के समय में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में आपके नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। इसके अलावा 1919 की बात करते हैं तो मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, ठीक है ना। तो आपका एकाधिकार शासन प्रणाली भी इसके अंतर्गत मानी जाती है। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और ये कहा गया कि दिल्ली अगली राजधानी होने वाली है भारत की। 1915 में गांधी वापस आते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जिस पे मैं टिक मार रहा हूँ, ठीक है ना। 1917 चंपारण सत्याग्रह होता है, गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है, चंपारण सत्याग्रह होता है, 1917 में होता है। 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आता है, रोलैक्ट एक्ट, तीनों एक ही साथ आते हैं, खतरनाक चीजें हैं, इसलिए 1919 क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1920 की बात करें तो असहयोग आंदोलन होता है, केसर हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के कारण किसने त्याग दी, आपके महात्मा गांधी जी ने त्याग दी। इसके बाद आपने 1922 दो दो चौरा चौरी, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया, किसके द्वारा, चौरा चौरी घटना के द्वारा, 1922 में होती है। 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, मोतीलाल नेहरू चिदम्बरम दास के अध्यक्ष होते हैं। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन होता है और 1927 में साइमन कमीशन बनता है। 1928 में भारत पहुंचता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, स्वराज की मांग होती है, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1930 में आपका दांडी यात्रा होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है आपका। 1931 में गांधी में समझौता होता है, भगत सिंह राजदेव आपके राजगुरु और सुखदेव को फांसी की जाती है। साथ ही कराची अधिवेशन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। 1932 में आपका पुनः पैक्ट होता है। 1935 में माउंटेन आपका भारत शासन अधिनियम आता है, इंपॉर्टेंट अधिनियम है। 1942 में क्रिप्स मिशन होता है, इसको आप चेक भी कह सकते हो। 1946 में कैबिनेट मिशन बनता है। 1947 में माउंट बेटन घोषणा पत्र आता है। 1949 में आपका संविधान अंगीकृत हो जाता है और 1950 में संविधान लागू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी डेट्स थी भाई, जितना हो सका मैंने आपके लिए स्टार्ट किया, तैयार किया। इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। माइक ऑफ है सर।
ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि आज की आपकी करंट अफेयर्स और ये आपका डेट वाला मैंने चैप्टर कर लिया, और आपको आपके लिए मैंने एक टेस्ट बना दिया है जीएस का, जो आप देख लेना, ठीक है ना। ये आपका टेस्ट आज रात को हो सकता है, 8 बजे मैंने डेट उसका टाइम रखा है, 8 से 9 के बीच में होगा। उसके बाद आपका शायद आज से लेकर और कल तक आप टेस्ट दे सकते हो, 15-20 मिनट का टेस्ट है, आप देख लेना, है ना। और उसकी ड्यूरेशन 30 मिनट की है, इंग्लिश में टेस्ट है। अब क्योंकि टेस्ट इंग्लिश में है तो थोड़ा ट्रांसलेट करके आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ट्रांसलेट होने की वजह से मैंने 30 मिनट का टाइम रख दिया उसका, ठीक है। दूसरी बात भाई, आज मैं जा रहा हूँ बाहर, ठीक है, मेरा कल एग्जाम है, तो आप लोग प्रार्थना करें कि मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए। ऐसा का एग्जाम है, पहला बड़ा एग्जाम देने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया रखो, जिसकी अभी आपकी 15 कल 15 हो गई, 16 में पहला जीडी का पेपर है, 17 में जिसका भी है उसके लिए बोल रहा हूँ, पता नहीं वो यहाँ है या नहीं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि नॉर्मल पेपर आएगा, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, और इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, संभावना पूरी पूरी है, ठीक है ना। चलेगा, इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना अभी क्लास पूरी करते हैं। धन्यवाद निकिता, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।